जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग का क्लास चल रहा था मॉडल सेट एसपीटी सामान्य विज्ञान का, जो रेलवे सामान्य विज्ञान का जो मॉडल सेट चल रहा था वो आज क्लास 7वां क्लास है आज। और 7वां क्लास जो है मॉडल सेट 34 से और 39 तक होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। मॉडल सेट 34 से शुरू करेंगे। 34 में पहला प्रश्न क्या है देखेंगे यहाँ पर। पहला प्रश्न है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है। रसायन के बारे में पूछा गया है। क्या हो जाएगा आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलिथ्रीन हो जाएगा। एलिथ्रीन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, रेशेदार कांच का। और बुलेट प्रूफ जो और अन्य जो वस्तु बनाए जाते हैं उसमें किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। अगर बहुलक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट हो जाएगा। अगर बहुलक पूछेगा तो पॉलीकार्बोनेट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान क्या होता है, कोयला होता है। वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान क्या है, कौन सा ईंधन है, कोयला है, कोयला। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो होता है वह किसके कमी कारण होता है। तो भंडारण में, आलू के भंडारण में ऑक्सीजन की कमी अगर हो जाती है तो उसमें ब्लैक हार्ट रोग उत्पन्न होता है आलू में। अगला प्रश्न है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण होता है। लहसुन में जो अभिलाक्षणिक गंध होता है वह किसके कारण होता है, सल्फर यौगिक के कारण। सल्फर का यौगिक जो है उसके कारण लहसुन में अभिलाक्षणिक गंध आता है। अगला प्रश्न है मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण क्या होता है। मुर्गी में रिकेट्स जो बीमारी होती है वह किसके कारण होता है, विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है क्या है, कैल्सीफेरोल। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव के श्वेत रक्त कणों का श्वेत रक्त कणों का यानी कि WBC का व्यास कितना होता है। WBC का यहाँ पर व्यास पूछा गया कितना होगा, 0.007 mm होता है। 0.007 mm होता है। अगला प्रश्न है यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है यानी कि यूरिया को रक्त से अलग किया जाता है कहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, गुर्दा हो जाएगा। गुर्दा यानी कि किडनी में। अगला प्रश्न है एक जलीय पौधे को कहा जाता है। एक जलीय पौधे को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट। एक जलीय पौधे को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं किसके। लाइकेन जो होता है वो मिश्रित जीव होता है किसका, कवक और शैवाल का। अगला प्रश्न है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा, ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट जो है वह किस विटामिन में पाया जाता है, कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। यानी कि विटामिन बी का जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो आता है विटामिन B12 उसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। यानी कि दूध का जो प्रोटीन होता है, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन। अगला प्रश्न है शरीर में ऊतकों का नियोग होता है। शरीर में ऊतकों का जो नियोग होता है वह किससे होता है, प्रोटीन द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा। ऊतकों का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा। अगला प्रश्न विटामिन डी के उत्सर्जन में पाया जाता है। यानी कि विटामिन डी का यहाँ पर पूछा गया है रासायनिक नाम। क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल हो जाएगा, कैल्सीफेरोल। अगला प्रश्न है लरो या उरो हार्मोन कहलाता है। लरो या उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है किसे, एड्रीनेलिन को लरो या उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस, और प्राकृतिक रूप से अगर जो पकता है फल पेड़ में उसमें एथिलीन गैस के कारण। अगला प्रश्न है फुट और माउथ रोग पाया जाता है। फुट और माउथ रोग जो होता है वो किस में होता है, मवेशी व शुअर में होता है। अगला प्रश्न है भोजन विषाक्तता का कारण होता है। भोजन विषाक्तता का क्या कारण होता है, सैल्योनेला बेसिलस।
सेल्योनेला बेसिलस जीवाणु के कारण क्या होता है? भोजन क्या होता है? जहरीला हो जाता है। भोजन जहरीला हो जाता है सेल्योनेला बेसिलाई के कारण। अगला प्रश्न है एथलीट फुट बीमारी होता है किसके कारण? फफूंद इसे क्या कहते हैं? कवक भी कहते हैं। कवक के कारण क्या होता है? कवक के कारण क्या होता है? एथलीट फुट बीमारी होती है। अगला मॉडल सेट देखेंगे। अगला मॉडल सेट हो जाएगा 35 नंबर। 35 नंबर मॉडल सेट देखेंगे। पैंतीस नंबर मॉडल सेट में क्या है? पहला प्रश्न है यहाँ पर, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है किसमें? गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम जो आनुवांशिक बीमारी है, इसमें क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न, गोल कृमि से होने वाला रोग, गोल कृमि यानी कि जिसे नीमिटोड कहते हैं, से होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया है। अगला प्रश्न, ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है। ब्राइट्स रोग जो है वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दे को यानी किडनी को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, पेयजल को शुद्ध करने वाले 2 रासायनिक पदार्थ, यानी कि पेयजल पानी जो शुद्ध जो पानी होता है, पीने वाला जो पानी होता है उसे शुद्ध किया जाता है, किस रासायनिक पदार्थ के द्वारा? आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा। अगला प्रश्न, हवा से हल्की गैस कौन सी है? हवा से भी हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, हवा से भारी गैस का नाम क्या है? हवा से हल्की गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। और भारी गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना, यानी कि थर्मोस्टेट का जो प्रयोग किया जाता है वह किस लिए किया जाता है? तापमान को स्थिर यानी कि एक समान बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न, द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, यानी कि द्रव स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? पेट्रोल को। द्रव स्वर्ण के रूप में पेट्रोल को जाना जाता है। अगला प्रश्न, सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। द्रव स्वर्ण किसे कहते हैं? पेट्रोल को कहते हैं या पेट्रोलियम को। और सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को और द्रव स्वर्ण किसे कहते हैं? द्रव स्वर्ण तो पेट्रोल को कहते हैं और सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को। अगला प्रश्न, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। और मेढक की बात करें तो मेढक में कितना होता है? मेढक में कितना होता है? 3 होता है, 3। और अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न, गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? गोताखोर जो है पानी में जो गोताखोर जाते हैं वह जो सांस लेते हैं तो उसमें कौन से गैस का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो एसआई पद्धति है उसे लागू कब किया गया था? 1971 में किया गया था। 1971 में फ्रांस के पेरिस समझौते में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन से है? यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसका प्रमुख घटक कौन सा है? चूना, सिलिका और एल्यूमिना है। अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। जूल। आंसर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? एक अश्व शक्ति बराबर वाट में पूछा जाए तो कितना वाट हो जाएगा? 746 वाट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक माइक्रोन बराबर होता है? एक माइक्रोन बराबर कितना mm होता है? 0.001 mm होता है। 0.001 mm होता है। अगला प्रश्न, एक पिकोग्राम बराबर होता है? एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 ग्राम होता है। 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। अगला प्रश्न है, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? क्या हो जाएगा आंसर? 1 अप्रैल 1957 से। मीट्रिक प्रणाली जो है 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, गैसों का दाब मापा जाता है किसमें? मैनोमीटर में मापा जाता है। मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है गैसों का दाब। अगला प्रश्न, टैकियोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? वायुयान और मोटर की गति टैकियोमीटर के नामक यंत्र से मापा जाता है। टैकियोमीटर के द्वारा वायुयान और मोटर की गति मापा जाता है। पौधे की वृद्धि मापने का यंत्र क्या है? पौधे की वृद्धि जो मापते हैं वो किसके द्वारा? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रेस्कोग्राफ। पौधे की वृद्धि क्रेस्कोग्राफ के द्वारा मापते हैं। चलिए अगला मॉडल सेट देखते हैं। अगला मॉडल सेट कितना है? 36 नंबर है मॉडल सेट। पहला प्रश्न इसका देखेंगे। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा क्या मापा जाता है? पौधे की वृद्धि की गति मापा जाता है। और यहाँ पर पूछा गया है
क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न, रडार का पूर्ण रूप क्या होता है? रडार का पूर्ण रूप क्या होता है? रडार का यानी कि विस्तारित रूप क्या होता है? रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग होता है। रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग होता है। अगला प्रश्न, पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है। पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? पीएच पैमाने के द्वारा। पीएच पैमाने के द्वारा। और इसका निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। कौन? सोरेनसन ने किया था। अगला प्रश्न है, समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है, यानी कि समुद्र में समान लवणता जो होता है उसकी रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहते हैं। समान लवणता की रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। अगला प्रश्न, वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है? अग्निशमन में। अग्निशमन में वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हॉरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। हॉरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? हॉरोलॉजी यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिंदी में हम लोग हॉरोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है? आवरोलॉजी यानी कि आवर यानी कि समय का मापन। हॉरोलॉजी के अंतर्गत किसका मापन किया जाता है? समय का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? घर्षण और स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी। घर्षण और स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी। अगला प्रश्न, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? क्या हो जाएगा आंसर? गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। पार्से की इकाई है किसकी? दूरी की। पार्से किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न, 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर अगर अर्ग में पूछे तो कितना हो जाएगा? 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग हो जाएगा। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 बैरल बराबर होता है। 1 बैरल बराबर डेसिबल में अगर पूछा जाए कि 1 बैरल बराबर कितना डेसिबल होता है? क्या हो जाएगा आंसर? 10 डेसिबल। 1 बैरल बराबर 10 डेसिबल होता है। अगला प्रश्न, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता जो मापा जाता है हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। हाइग्रोमीटर में अगर घनत्व अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर देखना है, ये ग्रो है ये वाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर हो जाएगा। घनत्व अगर पूछेगा तो। अगला प्रश्न, न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। और अगर विषुवत रेखा पर बात करें या भूमध्य रेखा पर तो क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा जी का मान। और अगर ध्रुव पर अगर बात करें, ध्रुव पर क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा ध्रुव पर। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कितना होता है? जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? भार परिवर्तनशील होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। अगला प्रश्न, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद। हवा में लोहा और लकड़ी की समान भार यानी कि भार समान है, समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार यानी कि भार समान है 2 गेंद की और समान ऊंचाई है तो उसको गिरने में लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी। क्यों? क्योंकि लकड़ी का घनत्व जो है वह लोहे की घनत्व से कम होता है। अगला प्रश्न, निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। निर्वात में यानी कि यहाँ दोनों जो प्रश्न है वो रिलेटेड है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से अगर गिराएंगे तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे की पहले, क्योंकि घनत्व जो है लोहा का अधिक होता है। और अगर निर्वात में गिराए तो लोहे की गेंद और लकड़ी की गेंद दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुँचेगा। क्या हो जाएगा? दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुँचेगा। यहाँ पर आंसर क्या है? दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुँचेगा निर्वात में गिराने पर। अगला प्रश्न, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता क्या होती है? भारहीनता का मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह शून्य की स्थिति में। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति। वर्षा की बूंद जो होती है वो गोलाकार आकृति की होती है, किसके कारण? आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण।
पृष्ठ तनाव के 37 नंबर मॉडल सेट देखते हैं अब हम लोग। पहला प्रश्न 37 नंबर मॉडल सेट का, द्रव बूंद की संकुचित होकर, द्रव बूंद जो है वह संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव कहते हैं। और पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? वर्षा की बूंद जो होती है उसकी आकृति क्या होती है? गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यानी कि साबुन का जो बुलबुला है उसके अंदर का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला, जब किसी झील के तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? आकार उसका बढ़ जाएगा। आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण, बादल जो है वायुमंडल में तैरता है, बादल वायुमंडल में तैरता है, इसका कारण क्या होता है? घनत्व। घनत्व यानी कि कम घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरता है, कम घनत्व के कारण। अगला प्रश्न, समुद्र में उत्प्लवन करते हुए आइसबर्ग, समुद्र में उत्प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? यानी कि बर्फ़ जो होता है तैरता है समुद्र में तो उसका कितना भाग ऊपर रहता है? आंसर क्या हो जाएगा? 1/10, 1/10 यानी कि 10 में से 1 भाग ऊपर रहता है। अगला प्रश्न, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। और समुद्र में जब नदी से अगर समुद्र में जाते हैं तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है, नदी से सागर में घुसता है तब जहाज़ कुछ ऊपर उठा हुआ ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है क्योंकि घनत्व अधिक होता है। जल, नदी के जल का घनत्व जो है सागर के जल के घनत्व से कम होता है और सागर का अधिक होता है इसीलिए। अगला प्रश्न, कांच में प्रकाश का वेग होता है, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, त्रिआयाम में लेज़र किरण, त्रिआयाम में लेज़र किरण यानी कि बिंब की सहायता से चित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? त्रिआयाम में लेज़र से किरण बनाने की सहायता से चित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी तारे का रंग सूचक होता है, किसी तारे का रंग सूचक जो होता है उसके ताप पर निर्भर करता है। किसी तारे का जो रंग सूचक होता है किस पर निर्भर करता है? उसके ताप पर निर्भर करता है, ताप पर। अगला प्रश्न, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम और सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? आंसर क्या हो जाएगा? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस के दोगुना हो जाएगा, सेल्सियस के दोगुना हो जाएगा, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है? यानी कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न, आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और आकाश नीला दिखाई देता है ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न, कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? यानी कि कार में साइड मिरर यानी कि पीछे का जो दृश्य है उसे देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन से दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अगर उसके हेडलाइट की बात करें तो उसके हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल होता है, अवतल दर्पण लगा होता है हेडलाइट में। अगला प्रश्न, मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? मृग तृष्णा जो बनता है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा या मृग मरीचिका का बनना होता है। अगला प्रश्न, धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर होता है, 0 डायोप्टर। उसमें किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो फिलंट कांच का प्रयोग करते हैं। कौन सा कांच? फिलंट कांच का प्रयोग करते हैं धूप चश्मा में। अगला प्रश्न, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? यानी कि ये वाला प्रश्न जो है 2 बार रिपीट कर चुका है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। थर्मोस्टेट का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? ताप को स्थिर रखने के लिए, तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान, यानी कि रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज जो होता है, उसमें खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला मॉडल सेट देखेंगे, मॉडल सेट 38 नंबर मॉडल सेट देखेंगे। 38 नंबर मॉडल सेट का पहला प्रश्न है, तेज़ हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है।
यानी कि जब रात में तेज़ हवा चलती है उस दिन ओस क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है। वाष्पीकरण की दर जो है तेज़ हो जाने के कारण ओस नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? यानी कि साधारण बातचीत करने में कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 से 40 डेसिबल साधारण बातचीत में ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, जब दो लोग जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 50 से 60। साधारण बातचीत में 30 से 40, और अगर तेज़ बात करेंगे यानी जोर से अगर बातचीत करेंगे तो 50 से 60 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दृश्य प्रकाश का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग करते हैं? टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंग का प्रयोग करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? अवरक्त प्रकाश का। यानी कि टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण यानी कि उसका जो रिमोट कंट्रोल टेलीविज़न का जो रिमोट होता है उसमें जो बल्ब लगा होता है उसमें कौन सा प्रकाश तरंग होता है? अवरक्त प्रकाश तरंग होता है, और उसी के द्वारा टेलीविज़न को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य जो है किस पर आधारित होता है? आंसर क्या हो जाएगा? दाब विद्युत प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखी सेल में अगर बात करें तो सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, एक कार बैटरी में विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में विद्युत अपघट्य क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे क्या कहते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं, या अम्लों का राजकुमार भी कहते हैं, अम्लों का राजकुमार। और इसका जो रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4 है। H2SO4 है। अगला प्रश्न, टंगस्टन की खोज किसने किया था? टंगस्टन की खोज किसके द्वारा किया गया था? विल्हेम सीले और टॉर्बन बर्गमैन के द्वारा 1781 में किया गया था टंगस्टन का खोज। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? हैलोजन जो लैंप है उसका तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन और सोडियम का बना होता है, टंगस्टन और सोडियम का। अगला प्रश्न, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि कितनी होती है? मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है, विद्युत प्रतिरोध जो होता है वह कितना होता है? 10 के पावर 6 ओम होता है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिमाण कितना होता है? 10 के पावर 6 ओम होता है। अगला प्रश्न, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी कि प्रतिदीप्त बल्ब है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन गैस। और ट्यूबलाइट में भरा जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन भरा जाता है, और फ्लोरोसेंट ट्यूब में नियोन भरा जाता है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC करंट और दिष्ट धारा यानी कि DC करंट में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। क्या है ये? रेक्टिफायर है, दिख नहीं रहा है, रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर। यह क्या करता है? AC को DC में बदलता है। अगला प्रश्न, दिष्ट धारा का डायरेक्ट करंट जो है DC जो को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट AC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इन्वर्टर कहते हैं। यानी कि AC से DC में बदलता है कौन? AC को DC में बदलता है कौन? रेक्टिफायर बदलता है, रेक्टिफायर। और ये इन्वर्टर क्या करता है? यह DC को AC में बदलता है, DC को AC में इन्वर्टर बदलता है DC को AC में। और इसे पहले क्या पढ़े हैं? रेक्टिफायर किसको बदलता है? AC को DC में बदलता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, सूर्य में जो ऊर्जा होता है, सूर्य में जो विद्यमान ऊर्जा होता है उसका स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन के द्वारा।
सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला मॉडल सेट कौन सा है? 39 नंबर है, 39 नंबर है। आज 34 से 39 मॉडल सेट 7वां क्लास में है, क्योंकि 6 मॉडल सेट डेली होता है। देखेंगे पहला प्रश्न इसका। पहला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? क्या यह आणविक भट्टी है? परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी है। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग अत्यधिक उच्च तापक्रम को मापने के लिए, यानी कि उच्च तापक्रम को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है किस लिए? आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव तत्व है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ट्यूमर के इलाज में। ट्यूमर के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं? आर्सेनिक 74 का। अगला प्रश्न, आंतों के रोगी के निदान में, यानी कि आंत का जो रोग होता है उस रोगी के निदान के लिए किस किरण का प्रयोग करते हैं? एक्स किरण का। आंत के रोगी जो होता है उसके निदान के लिए एक्स किरण का प्रयोग करते हैं, एक्स किरण का। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम है, थोरियम। अगला प्रश्न, थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनोजाइट है, मोनोजाइट। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट है, और थोरियम जो है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? यानी कि पृथ्वी का आयु जो ज्ञात करते हैं वो किस विधि के द्वारा? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों मृत पेड़ पौधे के आयु निर्धारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि जीवाश्म की आयु या मृत पेड़ पौधे की आयु का निर्धारण किसके द्वारा करते हैं? समस्थानिक, कार्बन का समस्थानिक 14 के द्वारा, यानी कि C14 के द्वारा। कार्बन का समस्थानिक है C14 जो है कार्बन का समस्थानिक है, इसके द्वारा जीवाश्म और मृत पेड़ पौधे की आयु का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, C14 समस्थानिक की खोज किसने किया था? F किल्वी ने किया था, F किल्वी ने। यानी कि कार्बन 14 जो है, कार्बन 14 जिसके द्वारा हम जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं, इसका खोज किसने किया था? F किल्वी ने किया था, F किल्वी ने। अगला प्रश्न, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? कोबाल्ट 60 जो है उसके द्वारा कौन से किरण उत्सर्जित होता है? कौन से किरण उत्सर्जित किया जाता है? कौन सी किरण उत्सर्जित किया जाता है कोबाल्ट 60 के द्वारा? गामा किरण। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है उसके द्वारा कौन से किरण निकलता है? आंसर क्या हो जाएगा? उसके द्वारा अल्फा, बीटा तथा गामा तीनों किरण निकलता है। रेडियो एक्टिव तत्व के द्वारा उत्सर्जित किरण कौन सी है? अल्फा, बीटा और गामा तीनों हैं। अगला प्रश्न, अतिचालक का लक्षण होता है। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? अनंत पारगम्यता होता है। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? अनंत पारगम्यता होता है। अगला प्रश्न, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक का प्रयोग करते हैं? तो आज का क्लास जो शुरू किए थे उस समय पहला या दूसरा क्वेश्चन आया था, बुलेट प्रूफ जैकेट में शीशे का रेशा का प्रयोग करते हैं, और बुलेट प्रूफ जैकेट में और बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने में किस बहुलक का प्रयोग करते हैं ये भी आप लोगों को बताए थे। क्या हो जाएगा? पॉली होता है। तो अगर बहुलक की बात करेगा तो पॉलीकार्बोनेट हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट। और अगर बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करेगा तो उसमें शीशे का रेशा प्रयोग करते हैं, शीशे का रेशेदार शीशा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, गैस इंजन की खोज किसने किया था? गैस इंजन की खोज डेमलर ने किया था, गैस इंजन की खोज डेमलर ने किया था। अगला प्रश्न, लेज़र का पूर्ण रूप क्या होता है? लेज़र का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेज़र का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने किया था। अगला प्रश्न, परमाणवीय नाभिक को किसने खोजा था? परमाणवीय नाभिक को किसने खोजा था? आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। परमाणु नाभिक को किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने खोजा था। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने किया था 1930 में। न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने 1930 में किया था। और आज के क्लास का यह लास्ट प्रश्न है। आप लोग देखिएगा वीडियो, आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही 6 मॉडल सेट डेली होगा आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छा क्लास रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा एक बार और सुन भी सकते हैं इसको आराम से।
चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।